हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया पर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चाइना और मेक्सिको में इलेक्शंस तो हो रहे थे, लेकिन वो फ्री और फेयर नहीं थे। पर सोचिए, अगर किसी देश में इलेक्शंस भी बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले कुछ लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं है, या फिर किसी अमीर इंसान के एक वोट की कीमत किसी गरीब के 10 वोट से ज़्यादा है, या फिर कोई सरकार चुनाव जीतने के बाद अपनी मनमर्जी करने लगे और देश के कानून को ही ना माने, क्या आप उसे एक सच्ची डेमोक्रेसी कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की इसी सिंगल वीडियो में हम इस बात को समझेंगे और पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, और फोर्थ फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। यानी आज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को हम पूरे सस्पेंस के साथ खत्म होने वाला है। अगर आपने अभी तक पहले के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। और हाँ, अगर बड़ू भैया की यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया, फिजी और जिम्बाब्वे के बहुत ही कमाल के एग्जाम्पल्स को, इन दोनों टॉपिक्स को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो हमारा थर्ड फीचर है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन सऊदी अरेबिया, वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट अंटिल ईयर 2015। जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे इलेक्शंस हर टाइम में होते थे, रेगुलर पेस से होते थे। मतलब जितने भी टेन्योर में वहाँ के इलेक्शंस होते थे, वो इलेक्शंस तो होते थे, बट वहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट नहीं था। मतलब वहाँ पे जो वुमेन्स थी, वहाँ की महिलाएं थी, वो वोट नहीं दे सकती थी। बट 2015 में उनको राइट टू वोट मिल गया। इन सऊदी अरेबिया, वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट अंटिल 2015। मतलब 2015 तक वहाँ पे वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 में यह कानून लागू किया गया, ठीक है। तो यानी कि अगर वहाँ पे वुमेन को वोट देने का अधिकार ही नहीं था, यानी सिर्फ मेंस वोट देते थे। और ये चीज़ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के खिलाफ थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में तो यही होता है कि हर वो बंदा उस कंट्री का जो 18 ईयर्स से अबाव है, उसको वोट देने का अधिकार है। चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, चाहे वो टैक्स पे करे नहीं करे, वो अमीर है गरीब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर वो पर्सन जो 18 ईयर्स से अबाव है उस कंट्री का, उसको वोट देने का पावर है, उसको वोट देने का राइट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड फीचर के सेकंड एग्जाम्पल पर, जिसमें हम पढ़ेंगे इस्टोनिया का एग्जाम्पल। इस्टोनिया, ये एक मैं बता दूँ, ये एक कंट्री जैसे इंडिया के बिल्कुल पास में ही है श्रीलंका, वैसे ही एक रशिया के पास में एक कंट्री छोटी सी, उसका नाम है इस्टोनिया, ठीक है। अपन अब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब इस्टोनिया ने जो अपने सिटीजनशिप रूल बनाए हैं, उन्होंने अपने सिटीजनशिप रूल्स को इस तरीके से बनाया है कि जो वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मतलब कुछ होंगे लोग जो रशिया और इस्टोनिया की बॉर्डर के वहाँ पे रहते होंगे, तो इस्टोनिया में रहने लग गए होंगे, तो इस्टोनियन पीपल तो नहीं है, तो रशियन माइनॉरिटी में आते हैं। तो इस्टोनिया की गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बनाए कि उन्होंने रशियन माइनॉरिटीज़ जो है उनको वहाँ इस्टोनिया की सिटीजनशिप तो दे दी, बट उन्होंने जो रशियन माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटी के जो पीपल हैं, उनको राइट टू वोट नहीं दे रखा है। आपने उनको वहाँ पे सिटीजनशिप तो दे दी उन्होंने इस्टोनिया की, बट उन्होंने इस्टोनिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें राइट टू वोट नहीं दे रखा उनको, यानी उनको वोट देने का अधिकार नहीं दे रखा है। ये तो गलत है। अगर आपने किसी को अपने देश की सिटीजनशिप दे रखी, मतलब इससे वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो आपके देश का सिटीजन है। फिर आपको उसको, अगर वो 18 अबाव है, तो आपको उसको राइट टू वोट देना पड़ेगा। यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का रूल है। अब ये तो इन्होंने फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से हम इस्टोनिया को भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे।
इन फीजी, मैं आपको बता देता हूँ, फीजी जो है वो पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड कंट्री है, मतलब छोटा सा आइलैंड है बट वो एक कंट्री है, 2-3 आइलैंड का ग्रुप है, वो कंट्री है एक। ऑस्ट्रेलिया के भी जो ईस्ट में आता है, आप इसको वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो बहुत छोटा सा दिखेगा आपको फीजी, ठीक है। तो इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच डेट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी। अब मैं आपको इंडिजीनियस फीजी और इंडियन फीजी के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। इंडिजीनियस फीजी वो है जो वहीं पे जन्मा, जिसके फोर फादर्स भी वहीं पे जन्मे थे, जो वहीं का लोकल है, ठीक है। और इंडियन फीजी वो है जिसको आप जानते हो, हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रूल करा था। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को वेस्ट इंडीज़ भी ले गए, श्रीलंका भी ले गए और फीजी भी ले गए एज अ वर्कर, फील्ड वर्कर की तरह एग्रीकल्चर करवाने के लिए और प्लांटेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो अब कुछ लोग यहाँ से इंडियंस को भी ले गए ब्रिटिशर्स, तो वहीं पे रहने लग गए, मतलब उनकी रूट्स तो इंडिया से कनेक्टेड थी, बट वो होता है ना कि वो वहाँ पे जाके रहने लग गए, उनको लेके गए प्लांटेशन कराने के लिए, तो वहीं पे रहने लग गए। फिर उनके जो आगे बच्चे हुए तो वो उनके बच्चे वहीं पे जन्मे, बट उनके रूट्स तो इंडिया से कनेक्टेड है, तो उनको हम इंडियन फीजी कहेंगे, जो रहते तो वहाँ पर है बट इंडिया से कनेक्टेड है। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji. मतलब वहाँ पे जो इंडिजीनियस फीजी है, मतलब जो वहीं का लोकल है, जिसका बर्थ वहीं पे हुआ, उसकी जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? तो इंडियन फीजी के कंपैरिजन में। यानी वो बंदा जो जन्मा इंडिया में था बट उसको ब्रिटिशर्स प्लांटेशन वर्कर के लिए फीजी लेके गए थे, तो उसके कंपैरिजन में इंडिजीनियस फीजी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब ये तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो लॉ है उसके खिलाफ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या रूल है कि जितने भी सिटीजन होंगे उन सबके वोट की वैल्यू इक्वल होगी, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का थर्ड की फीचर, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं इसका फोर्थ की फीचर, जो कि है रेस्पेक्ट फॉर रूल, जो कि है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ठीक है। अब अपन इसको पढ़ते हैं जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1980। जिम्बाब्वे को ईयर 1980 सन 1980 में आज़ादी मिल गई। मैं आपको बता दूं इनको आज़ादी किससे मिली, तो वाइट माइनॉरिटी से मिली। जिम्बाब्वे जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाया करता है, ठीक है। तो इनको वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी से आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। ईयर 1980 में उनको आज़ादी मिल गई थी। द कंट्री हैड बीन रूल्ड बाय द पार्टी ज़ानू पीएफ। दिस पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। ये जो कंट्री है ये रूल करी जाती है एक पार्टी के द्वारा। उस पार्टी का नाम क्या है? ज़ानू पीएफ। इस पार्टी का नाम आप याद रखना है, कई बार पेपर में 1 वर्ड एमसीक्यू टाइप में, 1 वर्ड टाइप में, 1-1 2-2 मार्क्स के उसमें और फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस पार्टी का नाम बताओ जो जिम्बाब्वे में रूल करती थी सिंस इंडिपेंडेंस जब से मिली उनको तब से रूल करती थी, तो उसका नाम है ज़ानू पीएफ, ठीक है। इस पार्टी का नाम याद रखना। जिम्बाब्वे गेन्ड independence in the year 1980. Since then, the country had been ruled by the party ZANU-PF. This party led the freedom struggle. जैसे इंडिया में आप जानते हो जब आज़ादी के टाइम पे जो कांग्रेस थी, नेशनल इंडियन कांग्रेस, वो जो थी उसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, ठीक है, इंडिया में। तो वैसे ही जो जिम्बाब्वे थी वहाँ पे ज़ानू पीएफ पार्टी थी, उसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। और वो पार्टी किसकी लीडरशिप में थी? तो वो पार्टी लीडरशिप में थी रॉबर्ट मुगाबे। आप इस नाम को भी याद रखना। इसको भी कई बार 1 वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और उसमें पूछ लिया जाता है 1-1 2-2 मार्क के उसमें पेपर में, और बच्चे नाम भूल जाते हैं। पार्टी का नाम था ज़ानू पीएफ और उसका लीडर कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। अब अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपन अपना जो फोर्थ की फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, उसके सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं, जिसमें हम जिम्बाब्वे कंट्री का एग्जांपल पढ़ रहे हैं। उसके अब सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं। सिंस देन द इलेक्शन हैड हेल्ड एट अ रेगुलर पेस
एंड वॉन बाय अ जानू पीएफ। मतलब जब से आज़ादी मिली उनको, जब से उनको इंडिपेंडेंस मिली, तब से हर एक रेगुलर बेस पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे थे, और वो भी फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे थे। मतलब उनके जो भी टाइम होगा 5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का, उस टाइम में इलेक्शंस हेल्ड हो रहे थे, और वो सारे इलेक्शंस कौन जीत रही थी? जानू पीएफ। अभी तक तो यहाँ तक हमको डेमोक्रेटिक कंट्री लग रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लग रही है, बट ये नहीं है। आप लोग सोच रहोगे हो भी तो सकता है डेमोक्रेटिक हो। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने भी तो हमको इंडिपेंडेंस दिलाई इंडिया को, और 1947 से 1977 तक 30 साल तक राज किया। उसने तो कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं करी थी। तो जानू पीएफ जीत रही है, तो इसमें क्या गलत बात है? तो अपन आगे पढ़ते हैं इसको। प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर। हाँ, प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। ऑफ कोर्स इंडिया में भी तो थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब कांग्रेस के लीडर्स थे। इन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, और आज़ादी के बाद ये कितने पॉपुलर थे इंडिया में और इंडिया की पॉपुलेशन के बीच और सिटीजन्स के बीच। बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। मतलब प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो वहाँ की कंट्री के सिटीजन्स के बीच में पॉपुलर तो थे, बट वो इलेक्शंस में अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, मतलब डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे। ओवर द ईयर्स दिस गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। और इस गवर्नमेंट ने क्या किया? ओवर द ईयर्स मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार, सेवरल टाइम्स यानी कई बार चेंजेस किए, यानी गवर्नमेंट को कई बार अमेंडमेंट करा उसमें। ठीक है, क्यों करा? तो ओवर द ईयर्स दिस गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज हिज पावर एंड लेस अकाउंटेबिलिटी। मतलब उन्होंने क्या करा? बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज इसलिए करा जिससे उनकी पावर तो बढ़ जाए, बट उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। जैसे अपन बोलते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट अकाउंटेबल है किसके लिए? इंडिया के सिटीजन्स के लिए। मतलब अगर इंडियन सिटीजन के साथ कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की है। बट उन्होंने, जो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस इस टाइप से किए कि जिससे उनकी पावर तो बढ़ जाए, बट वो जनता के प्रति जिम्मेदार कम हो जाए। जिससे अगर कोई भी आवाज़ उठाए तो वो बोल सके उनको कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चला रहे हैं। ठीक है, अब हम अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हेरास्ड। मतलब जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको बार बार सताया जाता था, हेरास किया जाता था, परेशान किया जाता था। एंड देयर मीटिंग्स वॉज डिसरप्टेड। और जो उनकी मीटिंग्स जो कंडक्ट होती थी उनमें जो जानू पीएफ पार्टी थी और रॉबर्ट मुगाबे थे वो दखल अंदाजी करते थे, वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, डिसरप्ट करते थे उसको। एंड पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर इनलीगल। और पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन जो था गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो इनलीगल था। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज़ उठाते हो, या फिर आप गवर्नमेंट से अपन बोलते ना कि जैसे जनता प्रोटेस्ट करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, कि अगर कोई गवर्नमेंट गलत लॉ बनाती है तो वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते अगर, तो वो इनलीगल था। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते तो वो इनलीगल माना जाता। अब अपन पढ़ते इसका 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट। टेलीविजन्स एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो वहाँ के टेलीविजन्स थे और रेडियो थे वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। मतलब वहाँ की जो मीडिया थी उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल था किसका? वहाँ की गवर्नमेंट का। कि मतलब गवर्नमेंट जो बोले वो बस गवर्नमेंट का विजन ही बताती थी, गवर्नमेंट ऐसी न्यूज़ ही बताती थी जिसमें लगे लोगों को कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। एंड गिव्स ओनली द रूलिंग पार्टीज विजन। और जो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी कौन थी? जानू पीएफ। बस उसका ही विजन बताती रहती थी। मतलब यही बताती थी न्यूज़ में मीडिया कि हाँ जानू पीएफ पार्टी जो कर रही है बहुत सही कर रही है, यही पार्टी अच्छी है, हमको इसको ही वोट देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरासेस जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट देम। मतलब ये सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, देयर आर, हाँ अब सही है, देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे, मतलब न्यूज़पेपर्स तो ऐसे थे जो अपने मर्जी से लिख सकते थे, बट
द गवर्नमेंट हेरासेस जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट देम, बट जो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते थे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में न्यूज़पेपर में चीज़ें लिखते थे, आर्टिकल में चीज़ें लिखते थे, उनको जो गवर्नमेंट थी हैरास करती थी, उनको परेशान करती थी, उनको टॉर्चर करती थी। तो हमने इस वीडियो में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जो की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी का थर्ड की फीचर है, उसमें सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया और फिजी के एग्जाम्पल से समझा कि हर पर्सन को एक वोट वैल्यू होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और राइट टू वोट होना चाहिए। और हमने फोर्थ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट में जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल के साथ समझा कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जो आपके साथ क्लास 9 के एसएसटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स विथ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू, एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।